गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है वर्ण विचार। वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। पिछले पाठ में भाषा के बारे में पढ़े थे, अब हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण का अर्थात होता है अक्षर। हम जो भी अक्षर लिखते हैं, जो शब्द बनता है, वाक्य बनता है, लेकिन शुरुआत वर्ण से ही होती है। वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो पहले तो हम शुरुआत अक्षर से या वर्ण से ही करते हैं। जैसे कि है भाषा, तो शुरू में हम क्या लिखे? भ पर आ, स पर आ, तो भ से शुरुआत हुई ना उसकी। जी, हमने पढ़ा कि भाषा का मुख्य आधार मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। मैं जो भी आपके सामने अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, व्याख्या कर रही हूँ वर्ण के बारे में, तो मेरे मुंह से या मुख से ध्वनि निकल रही है। वह ध्वनि क्या है? वर्ण का रूप है। जब हम उसे लिखेंगे तो वह क्या बन जाएगी? तब वह एक वर्ण बन जाएगी। ठीक है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, ठीक है, जिन्हें लिपि चिन्ह कहते हैं। नीचे गए चित्र को देखो। आप लोग क्लास 5 के हो, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा विस्तृत ढंग से बताया है। पहले लिपि के बारे में ही बता दिया है कि जब हम कुछ भी बोलते हैं, उन शब्दों को या उन ध्वनियों को या उस साउंड को, उस आवाज़ को जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह। जैसे आपका चित्र में दिया हुआ है, यह कमल है। इसके टुकड़े करने पर हमें क प्लस म प्लस ल प्राप्त होते हैं। ठीक है। ध्वनियों के रूप में इन्हें और बांटने पर हम इन्हें निम्नलिखित ध्वनियाँ, मतलब इनसे प्राप्त होगी। इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। अभी सिर्फ क, म और ल दोनों को अलग किए हैं। अब इनके साथ इनकी मात्राओं को भी हम अलग कर देते हैं। क हलंत जोड़ अ, जोड़ म हलंत जोड़ अ, जोड़ ल हलंत जोड़ अ। ठीक है, ये कितना हुआ? ये 6 यानी कि 6 वर्ण हो गया। एक चीज का नाम है, लेकिन उसके वर्ण कितने हैं, उसके अक्षर कितने हैं? 6 हैं। ये कमल शब्द की मूल ध्वनियां हैं। ठीक है। अब ये जैसे बोला गया क म ल, तो हमने उसको लिपिबद्ध किया, अर्थात उसको लिखा, और लिखने के बाद फिर आपको उसको अलग करके समझाया जा रहा है। ये कमल शब्द की मूल ध्वनियां हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब क के और टुकड़े तो नहीं हो सकते। कमल को अलग कर दिया, उसके स्वरों से उसको अलग कर दिया। अब वो सिंपली बिल्कुल अलोन बचा है, अलग बचा है, अकेला है, क। ठीक है। इन मूल व सबसे छोटी ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है। अब सबको अलग करके बिल्कुल हम लोग छिटका दिए, अलग अलग कर दिए, तो अब क्या बचा? क अलग हो गया, अ अलग हो गया, म अलग हो गया, अ हो गया, फिर ल अलग हो गया, फिर अ अलग अलग हो गया। ठीक है। अब ये अलग अलग जो ध्वनियाँ हैं ना, इन्हीं को वर्ण बोलेंगे हम लोग। इसीलिए कहा गया है छोटी से छोटी ध्वनि जिनके टुकड़े ना किया जा सकें। अब हम क को भी नहीं अलग कर सकते, म को भी अलग नहीं कर सकते, अब वो ऑलरेडी अलग हो चुके हैं। परिभाषा, आपकी वर्ण की परिभाषा इस प्रकार है। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। भाषा की, जो हमने बोला, आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है, उसको अगर हम अलग अलग छटकाते हैं, उसके साउंड को लिखते हैं, ठीक है, तो जब सबसे सिंगल साउंड हो जाता है, सबसे अकेला वाला, सबसे छोटा वाला, अब उसको और भी नहीं टुकड़े कर सकते हैं, वह शब्द, वह वर्ण कहलाएगा, वह अक्षर वर्ण कहलाएगा, वह ध्वनि वर्ण कहलाएगा। वर्णमाला, किसी माला में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों को क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आपका स्वर और व्यंजन वर्ण को लाइन से क्रमबद्ध रूप में सही सही तरीके से लिखा जाएगा, पंक्तियों में लिखा जाएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? वर्णमाला।
इसीलिए क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये दो भागों में इन्हें बांटा जाता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर की वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं और ये इस प्रकार हैं: अ, आ, ई, दीर्घ ई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ। देखिए, समझने वाली बात है कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, फ्रीडम होते हैं, ठीक है, फ्री होते हैं। और जब हम इनको बोलते हैं तो आ जब बोलिएगा आप तो कहीं भी इनको रोका नहीं जाता है, ये डायरेक्ट मुंह से आसानी से निकल जाते हैं, कहीं इनके लिए रोक टोक नहीं है। और इनका उच्चारण करते समय किसी और अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, बल्कि इनका व्यंजन का उच्चारण करते समय इनकी सहायता लेनी अति आवश्यक है, क्योंकि व्यंजन का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है बिना स्वर के। अब आ जाइए, स्वर के भेद 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का अर्थ होता है छोटा या कम। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, छोटा अ, छोटी ई, हर्षऊ और री, ये 4 होते हैं संख्या में। इनके विपरीत नंबर ख, दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, अधिक, ज्यादा, ठीक है। अतः वे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 8 होते हैं। इनमें ह्रस्व स्वर के दुगना समय लगता है, आ, ई यानी कि दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ओ, औ, ठीक है। जब हम इनको बोलेंगे तो ह्रस्व स्वर जो बोलेंगे ना उसमें कम समय लगेगा, और दीर्घ स्वर जब बोलेंगे तो उसमें अधिक समय लगेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। नंबर 2, व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं पॉसिबल है, नहीं हो सकता। व्यंजनों का उच्चारण करने में हवा मुख में कहीं न कहीं टकराकर बाहर निकलती है। क, ख, ग, घ बोल कर देखिए, वो हवा डायरेक्ट ना निकल के इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे टच होती है। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। इनके निम्नलिखित प्रकार आपकी किताब में दिए हुए हैं, क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा। अब हम चलते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न भागों को बस स्पर्श करती है, छूती है। इनको क से लेकर म तक का स्थान प्राप्त है, मतलब क से लेकर म तक आप जो भी बोलोगे वो हल्का फुल्का इधर उधर टच करके निकलती है। नेक्स्ट है हम क से लेकर म तक। ओके, अब चलते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के भीतर किसी भाग को पूरी तरह से नहीं स्पर्श करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4: य, र, ल, व, ठीक है। बोलते समय इधर उधर जो जीभ है वह किसी भी भाग को पूर्ण रूप से नहीं छूती है। इसके अलावा इसका साधारण रूप से पहचानने का ये तरीका होता है कि ये बोलने में भारी भरकम होते हैं। जब आप इनको बोलोगे, मतलब ये मेरा अपना खुद का अनुभव है, पुस्तक वाले ये नहीं लिखे हैं। जब य, र, ल, व बोलोगे तो एक गुंजन सा होता है, आवाज़ में एक गूंजता है, ठीक है। अंतस्थ यानी अंदर ही रह करके वह हवा गूंजती रहती है। ये मेरा अपना है, किताब का नहीं है, मेरा खुद का अनुभव है। ग नंबर, ऊष्म व्यंजन। ये वे व्यंजन जिनके उच्चारण में ऊष्मा, गर्मी मुंह से निकलती हुई प्रतीत होती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, ठीक है। श, श, स,
हा। ठीक है, ये जब भी आप इसको बोलोगे तो आपके मुंह है उससे स्पीड में गर्म गर्म हवा निकलती है, रगड़ महसूस होती है, इसीलिए इनका नाम उष्म व्यंजन है। बोलते समय उष्मा सा प्रतीत होता है, गर्मी सा प्रतीत होता है निकलते समय। मात्रा, नेक्स्ट है मात्रा। स्वरों के लिए मात्राएं निश्चित की गई हैं। मात्राएं चिन्ह हैं। स्वरों के साथ व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग करने के लिए स्वरों के मात्रा का रूप का प्रयोग किया जाता है। इनका विवरण अग्रलिखित है। स्वर जो होते हैं अ आ ई, इनका रूप परिवर्तित हो जाता है जब ये व्यंजन के साथ प्रयोग में आते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ही स्वर जो है आगे आकर के शब्द बनाते हैं, जैसे आम, ठीक है, आँख, अमन। अब देखोगे तो इसमें क्या है, स्वर जो है पहले है और वह ऐसे ऊन, उंगली, इमली, तो ये तो पहले आ जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट में क्या होता है कि स्वर अपना रूप ही बदल देते हैं। जैसे आ की मात्रा जब प के पीछे लगी तो पा है, पानी, पागल, ठीक है, पोरस, ये सब हो गया। ई के पीछे लगी तो क्या हो गई, हर्षई बन गई। सॉरी, ई के आगे लगी तो हर्षई बन गई, जैसे किनारा, किसान, किला। अब ई के पीछे जब लगी तो क्या बन गई, चील, खीर। ऐसे ही हर्षऊ और दीर्घऊ नीचे लगता है, बस उसकी दिशा बदल जाती है। हर्षऊ का मुख आगे की तरफ होता है, दीर्घऊ का मुख पीछे की तरफ होता है, जैसे सुख, दुख, पुल। ऐसे ही री की भी मात्रा नीचे लगती है, कृषि, नृप, घृत आदि। ए की मात्रा ऊपर लगती है, जेब, जलेबी, जेल। ऐसे ही ऐ की मात्रा भी ऊपर लगती है, ये डबल लगती है, दो लगती है, खैर, खैरात। नेक्स्ट है ओ। ओ से जो ओ है वह ऊपर भी लगती है और पीछे भी लगती है, दोनों मिक्स करके। शोभा, शोर, मोर, चोर। ऐसे ही औ की मात्रा भी होती है। औ की मात्रा वर्ण के पीछे और ऊपर दोनों साइड में जाती है, दौलत, दौड़, औरत आदि। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ क और श्र मिलकर के बनता है, त्र त प्लस र मिलकर बनता है, ज्ञ ज और इया मिलकर बनता है, स्र श और र मिलकर बनता है। अब आ जाइए स्वम ध्वनियाँ। स्वनिम ध्वनियाँ रूप में लगभग एक जैसी होती हैं पर उच्चारण में ये अलग अलग होती हैं, जैसे ड और ढ। ठीक है, ऐसे ही पहले नंबर पे ड और ढ, डोरी, साड़ी, ढेर, पढ़ाई। नंबर 2 पे ज और ज बोलेंगे, लेकिन अगर ज बोलेंगे तो उसमें कंपन होगा, जैसे ज़रा, जरा, ठीक, यानी कि बुढ़ापा। ज़रा यानी कि थोड़ा सा, लोग बोलते हैं ज़रा सा दीजिए, थोड़ा सा। तीसरे नंबर पे फ और फ, ठीक है, कंपन आया। पहले फ जो होगा वह सिंगल होगा, फ के नीचे बिंदी आएगी, ज के नीचे बिंदी आएगी और ढ के नीचे बिंदी आएगी। तो इन तीनों के उच्चारण में और अर्थ में बदलाव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए एक फ फल हो गया और दूसरा फ के नीचे अगर बिंदी आ गया तो वह फन यानी कि हुनर के रूप में आएगा, और पहले वाले फ यानी कि फन यानी कि स्नेक जो होता है उसके फन के रूप में आता है। अयोगवाह, अयोगवाह में आपका अनुस्वार जिसके वर्ण के ऊपर बिंदी लगी होती है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक से ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे कंघा, चंदन, घंटी, डंडा आदि। अनुनासिक, जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, जो उच्चारण होता है वो नाक से और मुंह से दोनों से निकलती है, उन्हें अनुनासिक बोलते हैं। इन्हें चंद्रबिंदु भी बोलते हैं, जैसे दांत, सांप, ऊंट, गांव आदि। विसर्ग, इनका प्रयोग जो है अक्षर के पीछे होता है, वर्ण के पीछे होता है, शब्द के पीछे होता है। इन्हें विसर्ग कैसे, पुनः, अतः, प्रातः, इसका प्रयोग संस्कृत में अधिकांशतः होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।